तो डियर स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम बॉन्डिंग इन कार्बन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में कैसे बॉन्ड बनते हैं, और उनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो वो सारी स्टडी जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो है हमने लास्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। वी नो दैट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड as their tendency to attain a completely filled outermost shell, that is attain noble gas configuration. Elements forming ionic compounds achieve this either by gaining or losing electrons from the outermost shell. In the case of carbon, it has 4 electrons in the outermost shell and needs to gain or lose from the electrons to gain the electronic noble gas configuration. वी वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हमने देखा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने देखा कि जो कोई भी एटम्स है वो क्या कोशिश करता है, वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सभी एटम्स की क्या टेंडेंसी होती है? सभी एटम्स की ये टेंडेंसी होती है देयर टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, यानी कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल्ड होने चाहिए। और इसको हम क्या कहते हैं? अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं, यानी कि वो अगर पूरे तरीके से भरा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसको हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो सभी एटम्स जो हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने की जो कोशिश होती है उसको, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को वो अटेन करने की कोशिश करता है। इसके बाद इसमें फिर एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. In case of carbon, it has 4 electrons in its outermost shell. In case of carbon, it has 4 electrons in its outermost shell and needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration. ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें कि कार्बन के जो होते हैं, कार्बन का जो कंपाउंड होता है, ठीक है, कार्बन का जो कंपाउंड होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? सी से। कैपिटल सी इज़ द सिंबल ऑफ कार्बन। तो कैपिटल सी जो होता है वो कार्बन का सिंबल होता है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसमें आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पहले वाले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे वाले शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन है उसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले वाले कोश में जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे वाले कोश में जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हमने कहा कि सभी एटम्स क्या कोशिश करते हैं? वो अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को पूरा फिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम वो सभी क्या कोशिश करते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सारे एटम्स क्या कोशिश करते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? अपने आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि जो उनका सबसे बाहर वाला शेल है, आउटर मोस्ट शेल में, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो जो कार्बन है वो भी ऐसे ही कोशिश करता है। तो अभी हमने देखा कि जो कार्बन है उसके कितने हैं? 2 और 4, यानी कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। इस वाले शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? इसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके पास 2 तरीके हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं? इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो कार्बन के पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि उसको वो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में। अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए उसको चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब इसके पास 2 मेथड हैं। ठीक है,
तो इसके पास दो मेथड क्या हैं, तो इसके पास दो मेथड है कि या तो ये इसके पास दो मेथड है कि या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे, यानी कि या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे और या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले। ठीक है, तो ये जो कार्बन है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश भी देने की कोशिश भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लेने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना या 4 इलेक्ट्रॉन लेना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना या 4 इलेक्ट्रॉन लेना ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी कि कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल में 2 × 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए अगर मान लो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, यानी कि गिव कर देगा, अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका C4+ कार्बन 4+ आयन, ये जो है ये बन जाएगा। लेकिन ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ये वाला प्रोसेस 4 इलेक्ट्रॉन को देना जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस होता है। और अगर हम दूसरा मेथड देखें कि अगर ये क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश कर रहा है, तो अभी इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को देने की कोशिश की है, लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, यानी कि टेक कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद। तो ये क्या बन जाएगा, C4-, यानी कि ये नेगेटिव आयन जो है बन जाएगा। तो हमने देखा कि जो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि कार्बन में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर वाले कोश में जो हैं उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसके पास दो मेथड है इसके पास, या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे, यानी कि ये या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे का मतलब यानी कि गिव कर दे, यानी कि या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे यानी कि गिव कर दे, या फिर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले यानी कि टेक कर ले, यानी कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को देना और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेने का जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेथड है। ठीक है, तो यही जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है यानी कि ले सकता है, और अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है यानी कि दे सकता है, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं उसे पूरे करने हैं, यानी कि ये जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये दे सकता है। ठीक है, लेकिन फिर इसमें फर्स्ट ये बताया गया है कि ये पॉसिबल नहीं होता, 4 इलेक्ट्रॉन्स को देना या 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेना जो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो अगर इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट कुड गेन फॉर्मिंग C4- आयन, but it would be difficult for the nucleus with the 6 proton to hold on 10 electrons, that is 4 extra electrons। ठीक है, तो अगर ये पहला मेथड इस्तेमाल करता है, यानी कि ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, C4-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये नेगेटिव आयन बन जाएगा, ये C4- आयन बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसके न्यूक्लियस में देखें तो इसके न्यूक्लियस में जो है 6 प्रोटॉन होंगे, तो इसके न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन जो होंगे वो 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके का जो एटम है ये अनस्टेबल एटम थोड़ा सा हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए 6 प्रोटॉन को होल्ड करना और 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना। तो ये वाला जो मेथड है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने ले लिए
यानी कि गेन कर लिए तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा, यानी कि वो C4 का एनायन बन जाएगा। और C4 का जो एनायन होता है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है न्यूक्लियस के लिए। तो इसके जो न्यूक्लियस में है प्रोटॉन तो हैं वो 6 हो जाएंगे, प्रोटॉन की वैल्यू तो 6 हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे और उसने 4 और ले लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन तो 10 हैं और प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। तो इस तरीके का जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे के 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो ये मेथड बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके बाद दूसरा मेथड है इट कुड लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, इट कुड लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस कैटायन, बट इट वुड बी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus holding just 2 electrons। तो वो कह रहा है दूसरा मेथड क्या बचा है इसके पास। पहले मेथड में हमने देखा कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले सकता, 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता। सेकंड प्रोसेस में हमें क्या दिया गया है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे, 4 इलेक्ट्रॉन को अगर दे दे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को अगर वो लूज़ कर दे, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद यहाँ से नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ये C4 प्लस का कैटायन बन जाएगा, C4 प्लस का कैटायन बन जाएगा। कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये C4 प्लस बन जाएगा, यानी कि कार्बन का कैटायन बन जाएगा। अब इसके तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है चाहिए होती है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर हमने एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल भी लिया तो जो इसका न्यूक्लियस बचेगा, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने बचेंगे, 6 प्रोटॉन बचेंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बचेंगे, क्योंकि पहले कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, अब इसने 4 दे दिए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, तो ऐसा एटम जिसमें कि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी जो है बहुत ही अच्छा मेथड नहीं है। तो न्यूक्लियस के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, 6 प्रोटॉन को होल्ड करना और 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 4, यानी कि इसको आउटर मोस्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसके पास 2 तरीके हैं। या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे। लेकिन हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का जो प्रोसेस है ये भी इम्पॉसिबल है, और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का जो प्रोसेस है ये भी जो है ये भी आपका इम्पॉसिबल है। तो यानी कि ये दोनों ही मेथड जो हैं, ये दोनों मेथड आपके अवेलेबल नहीं होंगे। यानी कि कार्बन जो है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जो उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके लिए ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब जो दूसरा मेथड है फिर वो क्या करेगा, यानी कि यहाँ पे फिर कार्बन जो है अपनी इस जो डिफ़िकल्टी है उसको कैसे ओवरकम करता है। तो कार्बन क्या करता है, बाय शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद द आउटर एटम्स ऑफ कार्बन और विद द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। तो इसमें ना तो कार्बन ना तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, बल्कि वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जो इसके साथ में दूसरे एटम जो इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं उनके साथ ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो यहाँ से जो नया बॉन्ड बनेगा जो किसकी वजह से बनेगा, दैट इज़ ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा। तो यहाँ पे जो क्या होगा आपका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा इन दिस मैनर। तो यानी कि इसमें कार्बन जो है ना तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, बल्कि वो क्या करेगा, ऐसे एटम जिनके साथ वो रिएक्शन कर रहा है उनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा, वो शेयरिंग करेगा इन दिस मैनर। And the shared electrons belongs to the outermost shell of both the atoms and lead to both the atoms attaining the noble gas configuration। तो दोनों ही एटम्स जो है इस तरीके से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेंगे। तो यहाँ पे
एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है यहाँ पे हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बताया गया है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बताएं कि पहला हमारा एटम है, पहला हमारा है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें अब मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर जो है इनका कैसे बनेगा, इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो आपका कैसे बनेगा। तो ये हाइड्रोजन है आपका, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन का सिंबल होता है वो उसको हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का जो सिंबल है उसको हम H लिखेंगे। और हाइड्रोजन के आउटर, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने कैसे लिख लिया, डॉट से लिख लिया, या फिर मैं इसको क्रॉस से भी लिख सकती हूँ। आप इसको ऐसे क्रॉस से भी लिख सकते हो। तो इस इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ पे क्रॉस से दिखा दिया। अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी एक और हाइड्रोजन एटम है, और उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास भी यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। या अगर मैं इसको डॉट से दिखाऊं ऐसे, तो मान लो ये इसका ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है ये पहला हाइड्रोजन एटम है, और इसके साथ ये जो मैंने क्रॉस करके दिखाया है ये पहले हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, और ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का जो है ये इसका, तो ये पहले हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इनके बीच में जो है बॉन्डिंग आपकी कैसे बनेगी। तो यानी कि इस हाइड्रोजन को क्या चाहिए, अपने आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन के जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि उसमें पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं होने चाहिए, क्योंकि पहला जो कोश होता है, पहला जो शेल होता है उसमें जो होते हैं आपके कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने होने चाहिए, 2। तो हाइड्रोजन क्या कोशिश करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कोशिश करेगा कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इस हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देंगे, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ शेयर कर लेगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है, और उसको हम किसके द्वारा दिखाते हैं, उसको हम एक सिंगल लाइन के द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन हो गया, तो इनके बीच में ये क्या होता है, ये एक बॉन्ड बन जाता है, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये किसकी वजह से बना है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है दैट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो है बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पहला हाइड्रोजन एटम है, पहले हाइड्रोजन एटम के पास ये उसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले हाइड्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में पूरे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसे ही ये जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है इसके पास भी ये इसका इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देता है, और ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर आपका क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आपका बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं।
और हाइड्रोजन के बीच में हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय द कोवेलेंट बॉन्ड? ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ए बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखी? ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखी कि यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, यानी कि ऐसा नहीं किया कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो H+ आयन बन गया, या हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो H- आयन बन गया। ऐसा नहीं हुआ इसमें। इस वाले में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है आपका? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और यहाँ पे आयन्स आपके नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड आपके बनते हैं दैट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे यही आपको इसमें बताया गया है, ये वाला जो आपको बताया गया है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के केस में। तो ये जो पहला वाला जो एटम है ये आपका हाइड्रोजन का एटम है, और इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये वाला जो है ये पहला एटम है आपका हाइड्रोजन का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा एटम है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों के बीच में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं, और इनके बीच में आपका एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की ही साझेदारी होती है, इसलिए ये वाला जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम। सिंगल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपको बताया गया है कि हमारा जो पहले वाला हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरे वाला हाइड्रोजन है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं? दोनों अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं, यानी कि इस तरीके से दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो जाती है। इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हो जाता है, और इनके बीच में जो है एक बॉन्ड बन जाता है। ये वाला जो बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये किसके बीच में बनता है? कि जो आपके ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जो एटम होते हैं उनके बीच में आपका डबल बॉन्ड बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इसको अपने बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन के पास बाहर वाले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही जब आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जो 2 एटम आपस में जब रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि ये ऑक्सीजन का पहला एटम अगर मैं बनाऊं, ये ऑक्सीजन का पहला एटम है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके बाहर वाले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो बाहर वाले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। मान लो मैंने 2 ऐसे लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो यानी कि इसके बाहर वाले कोश में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, और 2 इलेक्ट्रॉन ये, यानी कि ऑक्सीजन का ये जो एक एटम है ये मैंने इसके 6 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, यानी कि यहाँ पे इसके इस वाले रीजन में यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं। ठीक है, अब हम दूसरा ऑक्सीजन का अगर मैं एटम लिखूं, ऐसे ही अगर ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ में क्या करे? रिएक्शन करे। तो मान लो इसके साथ में एक और ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, ये भी जो है ये आपका ऑक्सीजन का एटम है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वाले ऑक्सीजन के अगर मैं 6 एटम बनाऊँ तो ये हो गए इसके 6 एटम, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये पहले वाला ये जो है ये पहला ऑक्सीजन का एटम है,
और ये जो है ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है। तो यहाँ पे हमने देखे कि ये जो पहले वाला ऑक्सीजन का एटम है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो दूसरे वाला मैंने बनाया है इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि पहले वाले में भी इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है। और अगर मैं इसमें देखूं इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसका मतलब कि जो पहले वाला एटम है ऑक्सीजन का उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो दूसरे वाला एटम है तो यानी कि जो पहले वाला एटम है इसके पास भी इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो दूसरे वाला एटम है इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यानी कि दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर देते हैं। यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ शेयर हो जाता है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ शेयर हो जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जब एटम आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हुई है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे पहला ये ऑक्सीजन का एटम है और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, दैट इज़ द डबल बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है आपका दैट इज़ द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो आपका बन रहा है ये आपका डबल बॉन्ड जो है ये बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो होगा, क्योंकि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, लेकिन बाहर वाले शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि इस वाले के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जो दूसरा ऑक्सीजन का एटम है उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये अपनी कमी को कैसे पूरा करते हैं, ये अपनी कमी को 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं ये। और जब इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में आपका डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो आपका बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो आपका बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, वो आपका डबल बॉन्ड होता है। और इसको हम फिर क्या लिखेंगे, O2। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसको पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसीलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड बनेगा। इसीलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो एटम होगा उसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और जो बॉन्ड का नाम होगा वो क्या नाम होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आई होप ये सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो वो एक इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग करते हैं और उनके बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड बनता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, तो ये इस तरीके से बताया गया है कि ये जो पहले वाला ऑक्सीजन का एटम है ये उसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बताए गए हैं। ऐसे ये दूसरा जो ऑक्सीजन का एटम है ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इस तरीके से 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जो होती है, इनके बीच में ये जो 2-2 इलेक्ट्रॉन की जो है ये साझेदारी होती है, और इसीलिए यहाँ पे क्या बनता है, ये आपका एक क्या बनता है, ये आपका एक डबल बॉन्ड बनता है। यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है ये डबल बॉन्ड बनता है। तो दिस इज़ द डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम। तो ये 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे बनता है। ऐसे ही अगर हम देखें नेक्स्ट, इसमें जो बताया गया है आपको, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में जो बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो अगर हम नाइट्रोजन के बारे में देखें यहाँ पे कि जो आपका नाइट्रोजन है उसमें टोटल जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 7 होते हैं। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले कोश में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है,
इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब नाइट्रोजन, ये मैंने पहला नाइट्रोजन का एटम लिख लिया, ठीक है, ये मेरा पहला नाइट्रोजन का एटम है। तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके ये हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके ये हो गए। ऐसे ही अगर मैं दूसरा, जिसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है, दूसरा नाइट्रोजन एटम, दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ में ये रिएक्शन कर रहा है, तो इसके भी बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिए, और तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे लिख दिए, और बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पहले वाला का नाइट्रोजन का एटम है इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरे वाला नाइट्रोजन का एटम है इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इसके पास, पहले वाले के पास जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जो दूसरे वाला नाइट्रोजन का एटम है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे पूरा करेंगे? तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की कमी को आपस में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उनके बीच में, ये जो है इनके बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की जो है शेयरिंग हो जाएगी। तो पहले नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन कम थे, तो उसको ये वाले इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और दूसरे नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन कम थे तो उसको ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो दोनों नाइट्रोजन एटम्स को जो है वो 3-3 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हुई है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे? यहाँ पे आपके ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा? ए ट्रिपल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पे आपका बनेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड ही, लेकिन यहाँ पे उसका नेचर कैसा होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यही आपको सेम चीज़ जो है आपको इसमें समझाई गई है। तो यहाँ पे जो है आपको बताया गया है कि ये जो है आपका पहला नाइट्रोजन एटम है। पहले नाइट्रोजन एटम में जो है आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 3 इलेक्ट्रॉन ये। तो दोनों के ये जो हैं दोनों आपस में क्या करते हैं? दोनों फिर ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आपस में कर लेते हैं। यानी कि पहले वाले एटम के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस वाले नाइट्रोजन एटम को मिल जाएंगे, और दूसरे वाले एटम के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस वाले नाइट्रोजन एटम को मिल जाएंगे। तो दोनों के बीच में जो होती है वो 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है, और इससे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो आपका बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस तरीके के जो बॉन्ड होंगे, ठीक है, इस तरीके के जो बॉन्ड होंगे, सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 एटम्स आर नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बट मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्मॉल, ठीक है। तो आज के में यही हमने बताया। तो हमने देखा कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इसके बीच में आपका सिंगल बॉन्ड बनता है, और ये कौन सा मॉलिक्यूल बनता है? ये आपका हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसे ही हमने देखा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम जब आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, और ये आपकी ऑक्सीजन गैस होती है।
और ऐसे ही फिर हमने देखा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है और मॉलिक्यूल का नाम क्या है आपका नाइट्रोजन गैस। तो ये डियर स्टूडेंट ये वाला जो वीडियो है ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोटबुक में नोट करेंगे, इसको रीड करेंगे और इसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।